आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमने अपना लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। नाउ अब हमारा इस बार का हाफ ईयरली, आई मीन इट्स दिस होल 10th का बायो के सिलेबस में ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इसमें से जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है ये शायद हमारे सीबीएसई एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहा है। ओनली दिस हेरिडिटी पार्ट इज कमिंग, बट इफ़ यू ऑल वांट आई कैन एक्सप्लेन दैट टू, so please comment. Till then we will starting from the heredity topic that is important for our exam point of view. Okay, so let's get started. Now our first heading is what is heredity. So let's discuss what is heredity. Heredity क्या होता है? The transfer of characters or traits from the parents to their offspring is called heredity. Okay, जो transfer हो रहा है characters या traits का हमारे parents से हम उनके offsprings में, यानी कि उनकी आगे वाली प्रोजनी में, उसको हम बोलते हैं heredity. Okay, this is heredity. जैसे for example, if a mother or a father is having a ब्लंड हेयर कट, एक ब्लंड हेयर कट है अगर किसी का, या सिल्की हेयर्स हैं और वही सेम उनके ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, दैट मीन्स वो कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में उसके फादर से या फिर मदर से आया है. ओके, तो दिस the process of this of transferring the characters from the parent to the offspring is known as heredity. Okay, I hope this heredity is clear. Now moving to the next topic, that is variation. What are variation? Variations को हम changes भी कह सकते हैं. Those changes जो कि आते हैं हमारे कैरेक्टर्स में among the individual of the same species. हम सेम स्पीशीज़ के सब होते हैं, तो हमारे में भी सब में अगर देखा जाए तो सब में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, ट्रेड्स प्रेजेंट हैं. तो ये जो डिफरेंस है हमारे ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का हम इंडिविजुअल्स में, उसको हम वेरिएशंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हम लोगों में भी किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, किसी के जो हेयर्स हैं वो कर्ली होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी के इन द मिडिल होते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ ना तो ज़्यादा स्ट्रेट है ना तो ज़्यादा कर्ली हैं. तो दीज ऑल आर द वेरिएशंस जो कि हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग देखी जाएगी. किसी की चिन जो है वो क्लॉड होती है, किसी की स्ट्रेट होती है. ओके, किसी के जो कैसे कह सकते हैं हम लोग कि किसी के पॉलीडिक्टैलिटी होती है, मतलब 5 फिंगर्स होती हैं, किसी के नहीं होती हैं. तो ये सब वेरिएशंस हैं जो कि एक इंडिविजुअल में उसकी स्पीशीज़ के अंदर आ रही हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इधर ये बीटल्स होते हैं. ये बीटल्स एक आपको दिख रहा है ग्रीन, अदर आर गोल्डन और ब्राउन इन कलर. ये बर्ड्स दिख रही हैं, ये अलग अलग कलर्स की हैं सारी की सारी. ये यहाँ पे एनिमल्स हैं, ये भी अलग अलग हैं तीनों. ये लीव्स अलग अलग शेप और साइज़ की हैं. ये ग्रेप्स हैं हमारे, ये रेड ग्रेप्स हैं, ये ग्रीन हैं, ये ब्लैक हैं. ओके, तो ये सब वेरिएशंस आता है जो भी किसी भी स्पीशीज़ में, उसको हम बोलते हैं चेंजेस, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ व्हाट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. तो ये जो वेरिएशन है इसका एक्यूमुलेशन रिप्रोडक्शन के टाइम में कैसे होता है. तो जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, तो जो ऑफस्प्रिंग बनती है शो माइनर वेरिएशंस, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी. क्योंकि डीएनए जब उसका कॉपी हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो उसमें कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं. तो ये जो वेरिएशंस हैं ये आर लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, लास्ट टू लास्ट चैप्टर में. और ये ज़्यादा होती हैं वेरिएशन सेक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों से कैरेक्टर्स आते हैं अलग अलग, मदर से कुछ फादर से. तो वेरिएशंस होने के चांसेस सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होते हैं. Okay, some variations are useful variations and they help the organism to adjust to the change in the environment. तो कुछ variations ऐसी होती हैं जो हमारे लिए useful होती हैं और ये हमें चेंजिंग इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें दिल्ली के पोल्यूशन का, तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल जो पोल्यूटेड सिटी से अलग रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो वो लोग अगर दिल्ली के इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उनको थोड़े दिन बहुत ही एक कह सकते हैं डिजीनेस या नॉजिया सा फील होगा, क्योंकि वो उस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के हैबिचुअल नहीं है. बट ऑन द सेम वे अगर हम देखें उन लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं पहले से, तो वो वहाँ पे हैबिचुअल हो चुके हैं, तो उनको वहाँ के इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. तो अब अगर कोई भी इंसान नया वो वहाँ जाके फिर से रहने लगेगा दिल्ली के पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में, तो थोड़े टाइम बाद वो उसके लिए अडॉप्ट हो जाएगा और उसके जीन्स में उसी तरीके के वेरिएशंस आ जाएंगे. तो ये हमें डिफ़िकल्ट
एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी रहने के लिए एडजस्ट करवाते हैं वेरिएशंस। ओके, कुछ वेरिएशंस डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड दे मेक डाई एंड बिकम एक्सटेंस। कुछ ऐसे वेरिएशंस आ जाते हैं जो कि इन्वायरमेंट में, जो कि हमारे एक टाइम बाद जो है डेथ कॉज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की, और इसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो सकती है उसकी स्पीशीज़ ऑन द अर्थ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें डायनासोर्स का, तो डायनासोर्स पहले हुआ करते थे बट एट द राइट टाइम एट दिस टाइम दे आर नॉट प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस आए इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से वो इस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में नहीं रह पाए, या उनके अंदर ऐसे वेरिएशंस नहीं आ पाए कि वो रह पाएँ, और उनकी पूरी की पूरी स्पीशीज़ वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गई। ओके, नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स। ये पोलर बियर हैं जो केवल ठंडे इलाकों में ही रहते हैं। दीज आर द ग्रासेस, दीज आर द बीटल्स। ये वही उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो क्या रूल्स होते हैं कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के? ओके, तो जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल। तो कैरेक्टर्स कहाँ से निकल रहे हैं? जीन्स से, जो कि हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं इन द क्रोमोजोम, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोजोम में। अंडरस्टैंड, हमारे सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स के अंदर हमारे होते हैं जीन्स। ओके, जीन्स के अंदर हमारा होता है डीएनए। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। आप अगर इसको ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कहाँ किसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो जो इनहेरिटेंस है कैरेक्टर का, वो किस वजह से आता है? फॉर द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल टू द चाइल्ड। जो इनहेरिटेंस आता है कैरेक्टर्स का, मतलब ये जो कैरेक्टर्स जो इनहेरिट हो रहे हैं किसी ऑफस्प्रिंग में, वो किस वजह से आते हैं कि फादर और मदर दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं चाइल्ड के अंदर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है डीएनए जो है, क्रोमोजोम्स जो है वो इक्वल नंबर ऑफ जाते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम जो हैं वो जाते हैं हमारे मदर और फादर से चाइल्ड के अंदर। तो ईच ट्रेट देयर आर 2 फैक्टर्स, वन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। तो हर ट्रेट के लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो फादर से आता है एंड द सेकेंड वन कम्स फ्रॉम द मदर। ओके, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन ग्रेगर मेंडल। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल भी बोल सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यही जेनेटिक्स को पहली बार लेके आए थे। इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे। गार्डन पी होती है मटर जिसको बोलते हैं, और इसको डिटरमाइन किया था द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। इन्होंने ही कुछ इनहेरिटेंस के रूल्स लेके आए थे। इन्होंने पी प्लांट लिया था, तो अब हम ये देखेंगे कि पी प्लांट ही इन्होंने क्यों लिया, क्यों कोई और प्लांट नहीं लिया। ओके, और ये रूल्स क्या थे इनके, क्या इनके ट्रेट्स थे इनहेरिटेंस के, क्या क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। तो इनका नाम आप ध्यान रख लीजिए, मेंडल। ओके, मेंडल, ग्रेगर मेंडल नाम है इनका। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा क्रोमोजोम है, इसी के अंदर हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, yes, this is the whole structure, you can easily see this। yes, मैंने बताया था ये हमारा सेल है। ओके, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है हमारा। न्यूक्लियस के अंदर ये हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स जो है ये इस तरीके के धागों से मिलके बनते हैं, थ्रेड, जिसको क्रोमेटिन फाइबर बोला जाता है। तो जब क्रोमेटिन फाइबर को हम खोलेंगे बहुत सारे, तो हमारा ये जीन्स बनते हैं। फिर जीन्स के अंदर ये हमारा डीएनए प्रेजेंट है। आई होप दिस इज़ क्लियर। दिस इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअलाइज डायग्राम ऑफ द होल सिस्टम। आप इजीली समझ सकते हो, बहुत अच्छा डायग्राम है ये। हमारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारे क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे जीन्स। जीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारा डीएनए। ओके, इंफॉर्मेशन भी इसी तरह से कैरी होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। तो पहली तो बात हम ये देखेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया। पी प्लांट को हम कहते हैं पाइसम सटाइवम, इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो पी प्लांट इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उसमें हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ईजिली विजिबल हो जाती हैं, मतलब कोई अलग टाइप का कैरेक्टर है तो वो हमें ईजिली दिख जाएगा। और सेकेंडली, इनकी जो सीड्स हैं, जो मटर के दाने होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो ईजिली हम उसको बना पाएंगे। दूसरा, इनकी जो लाइफ साइकिल है, मतलब इनका जो कह सकते हैं लाइफ स्पैन है, कि ये मटर का पौधा बड़ा हो जाता है, कितनी देर में मैच्योर हो जाता है, वो भी बहुत कम होती है, तो ईजिली हम इनको ग्रो करा पाएंगे। तो ये कुछ और भी ऐसे कैरेक्टर्स थे। तो मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स हैविंग 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर। पहले तो मेंडल ने एक प्लांट लिया ऐसा जिसमें 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर था। ओके, पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर और ट्रेड्स में डिफरेंस क्या है। कैरेक्टर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर इंसान अगर टॉल है और कोई डार्क है,
तो दोनों में क्या चीज़ें कैरेक्टर्स आ रही हैं, दोनों में हाइट है कैरेक्टर, ओके, हाइट कैरेक्टर है, बट इसके ट्रेड्स क्या प्रेजेंट होंगे, ट्रेड एक तो होगा हमारा टॉलनेस, दूसरा होगा हमारा डार्कनेस, ओके। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, हमारे ट्रेड्स हो गए, और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, हाइट, ओके। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे के सब कॉन्सेप्ट आपके इसी से बेस्ड हैं। सो पहले मेंडल ने क्या किया, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया, रिमेंबर दिस, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया, इसको इस क्रॉस करवाया उन्होंने, इसको हम मोनो हाइब्रिड भी बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसको मोनो हाइब्रिड क्यों बोलते हैं। तो इन्होंने कौन से पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया, एक टॉल पी प्लांट लिया और एक शॉर्ट पी प्लांट लिया। तो इसका मतलब है कैरेक्टर कौन सा लिया इन्होंने, एक केवल हाइट का कैरेक्टर लिया, ओके। तो यहाँ पे इसको एक पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया, इसीलिए हम इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, मोनो मतलब वन, ओके। और ये एक लिया टॉल और एक लिया शॉर्ट प्लांट, दोनों को क्रॉस करवाया। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ इसमें, जब इन्होंने सेलेक्टेड लिए, इन्होंने उन्होंने लिए जब टी प्लांट्स, वो भी प्योर टॉल, तो कैपिटल टी से हमने उसको डिनोट किया, जो कि प्योर टॉल थे, और प्योर शॉर्ट जिनको हमने स्मॉल टी से डिनोट किया, और इनको हमने क्रॉस किया, ओके। आपस में जब हमने क्रॉस किया तो हमें F1 जनरेशन मतलब फीलियल 1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले, या पहली जनरेशन में जो प्लांट्स मिले, वो हमें सारे के सारे टॉल मिले, ओके। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसे फिर हमने सेल्फ पॉलिनेट करवाया, मतलब फिर से उसी के जैसे अभी हम लोग आगे करके देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो फर्स्ट जनरेशन जो हमें मिली वो सारी टी की मिली, लेकिन इसमें हमें 4 मिले ये, लेकिन इसमें क्या था, एक टॉल था एक शॉर्ट था, बट ये भी टॉलनेस को ही दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टी है, कैपिटल टी, ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट जीन्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ओके। तो अभी हम इसके भी बारे में आगे डीपली पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो टॉल और डार्क प्लांट हैं वो रेशियो में, पहले तो हमने क्या किया, प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को क्रॉस कराया, ओके। तो हमें ये मिला, एक इंटरमीडिएट मिला, लेकिन वो सारे टॉल प्लांट्स थे। अब हमने टॉल प्लांट्स की फिर से सेल्फिंग कराई या सेल्फ पॉलिनेशन करवाया इनका, तो हमें मिले टॉल और डार्क मिले, दोनों मिले यहाँ पे, ओके। रिमेंबर दिस, लेकिन रेशियो क्या था, 3:1 का, यानी कि 3 हमारे टॉल प्लांट्स आए और 1 हमारा डार्क प्लांट आया, ओके। तो अब ये थी हमारी F2 जनरेशन। F1 में क्या आया, हमारे सारे टॉल आए, चारों के चारों, लेकिन F2 में हमारा क्या आया, 3 हमारे टॉल आए और 1 हमारा डाफ आया F2 जनरेशन में। तो जो रेशियो आया प्योर टॉल का, हाइब्रिड का और डाफ का, वो रेशियो था 1:2:1, मतलब 4 है ये। एक तो हमें प्योर टॉल मिला, दूसरा हमें कैसा मिला, सेकेंड हमें मिला एक इंटरमीडिएट, मतलब हेट्रोजाइगस थे ये, मतलब एक टॉल एक डार्क था, लेकिन ये भी टॉलनेस को दिखा रहे थे। तीसरा जो हमें मिला वो प्योर शॉर्ट मिला, तो ये इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1:2। एक हमारा क्या है, कैपिटल पूरा टॉल है, 2 हमारे क्या है, ये इंटरमीडिएट, मतलब एक कैपिटल इसके अंदर जीन था, एक स्मॉल था, और तीसरे जो है वो भी प्योर मिले, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ अब ये क्या कह रहे हैं, जो ट्रेट एक्सप्रेस हुआ F1 जनरेशन में इज कॉल्ड द डोमिनेंट। ये वही चीज़ बता रहे हैं कि जो F1 जनरेशन में हमें दिखा ट्रेट, वो क्या था, डोमिनेंट था। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैपिटल टी है हमारा वो डोमिनेंट ट्रेट है, और वो ट्रेट जो अपने आप को दिखा देता है नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब जो दिखता है हमें, वो क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन वो ऐसे ट्रेट्स जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे F1 जनरेशन में हमने क्या देखा कि हमारा जो ट्रेट था, जो डार्कनेस का ट्रेट था शॉर्ट प्लांट का, वो अपने आपको फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखा पाया, तो वहां पे वो क्या हो गया, सप्रेस हो गया, मतलब छुप गया। तो ऐसे ट्रेट्स जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लेकिन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट, ओके। ये F1 में प्रेजेंट था। अब हम इसको एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यस, हमने पहले लिया, पेरेंट 1 था हमारा शॉर्ट, पेरेंट 2 था हमारा टॉल, ठीक है। तो पहले हमें जो ऑफस्प्रिंग मिले वो सारे के सारे टॉल मिले F1 जनरेशन में, फिर हमने इनकी सेल्फिंग कराई, ओके। सेल्फिंग कराई तो हमें क्या मिला, 3 टॉल मिले और 1 हमें शॉर्ट मिला, ठीक है। तो 3:1 का रेशियो हो गया। ये तो फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं इसको, क्योंकि फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है प्लांट का, तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे जब इन्होंने क्रॉस कराया वॉयलेट और वाइट का, तो इन्हें यहाँ पे F1 में क्या मिला, यस F1 में इन्हें सारे ये मिले थे वॉयलेट वाले। फिर इन्होंने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो इन्हें 3 वॉयलेट मिले, 1 वाइट मिला, वही सेम रेशियो आया 3:1 का। यहाँ पे भी इन्होंने वही किया, राउंड सीड लिए, एक रिंकल्ड लिया मटर के दानों का, और इन्हें यहाँ पे F1 में सारे राउंड मिले। बट जब F2 जनरेशन इन्होंने कराई, मतलब इसकी इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया F1 का, तो इन्हें 3 यहाँ पे राउंड मिले, 1 रिंकल्ड मिला, फिर से 3:1 का यहाँ पे रेशियो इन्हें मिला, ओके।
ये चीज़ देखिए आपको यहाँ पे दिख रही, ये 3:1 रेशियो सब में आया, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ दिखाई है। ये 3/4 जो थे वो राउंड थे हमारे, और 1/4 जो थे वो हमारे रिंकल्ड थे। ओके, नाउ ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार हम ये देख लेते हैं, रेशियो हमारा क्या आ रहा था यहाँ पे मोनोहाइब्रिड में 3:1 का, लेकिन जीनोटाइप रेशियो क्या आ रहा था, मतलब जीन्स कैसे प्रेजेंट थे, तो वो था हमारा 1:2:1। फिनोटाइप रेशियो क्या था हमारा 3:1। रिमेंबर दिस रेशियोज। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्रॉस, इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब प्लांट्स में दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, एक तो शेप लिया है यहाँ पे और दूसरा क्या लिया है, कलर लिया है, तो इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, तो उसमें से दो कैरेक्टर्स लिए, एक तो लिया शेप, एक तो लिया कलर ऑफ सीड। तो ही सेलेक्टेड हैविंग राउंड येलो सीड। पहला तो इन्होंने लिया राउंड येलो सीड, जिसको इन्होंने राउंड को कैपिटल आर से दिखाया, येलो को कैपिटल वाई से दिखाया, और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स में से उन्होंने लिया रिंकल्ड को स्मॉल आर से दिखाया, और ग्रीन को इन्होंने स्मॉल वाई से दिखाया। जब इन्होंने इनको क्रॉस पॉलिनेट करवाया तो इन्हें मिले राउंड येलो सीड्स, यस राउंड येलो सीड्स मिले कैपिटल आर कैपिटल वाई में फर्स्ट जनरेशन में, जैसे हमने पिछले में देखा था। फिर हमने क्या किया, इन वालों को ही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को ही फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो हमें F2 जनरेशन में, ये हमें F1 में मिला था, हमें F2 जनरेशन में 16 प्लांट्स मिले, जिसमें से 9 जो थे वो हमारे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के थे, मतलब रेड राउंड और येलो सॉरी, और 3 जो थे हमारे राउंड ग्रीन थे, इस टाइप का उनका जीनोटाइप था। 3 जो थे वो रिंकल्ड येलो थे, एक जो था हमारा रिंकल्ड ग्रीन था, मतलब रिंकल्ड भी था ग्रीन था, दोनों स्मॉल वाई। तो रेशियो आया हमारे पास यहाँ 9:3:3:1 का। ओके, अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे ये रेशियो आया। तो सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को देखिए, लेट मी जूम इट। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, और ये हर बार सीबीएसई ने पूछा है इससे कोई ना कोई रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। पहले हमने क्या लिया, एक हमने पढ़ा कि पहले हमने कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई के दो सीड्स ले लिए, पेरेंटल जनरेशन, मतलब एक पेरेंट 1 था, ये हमारा पेरेंट 2 था। जब हमने इनको क्रॉस कराया तो हमें कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब इनके ये क्रॉस हो गए, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके ये मिल गए F1 जनरेशन में। फिर हमने F1 जनरेशन को क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो हमें क्या मिला F1 जनरेशन में, ये देखिए यहाँ पे हमारे सीड्स आ रहे थे, तो हमने ये ऊपर की सबकी ये रखी यहाँ पे और यहाँ पे इसको रखा, इनको हमने क्रॉस करा दिया, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पे आ गया, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमने सबका देखा, तो हमें क्या रेशियो मिला, 9:16 का रेशियो मिला हमें कैपिटल आर वाई का, और कैपिटल आर स्मॉल वाई का 3:16 मिला, मतलब ओवरऑल 16 में से, और 1 का मिला स्मॉल आर स्मॉल वाई का। ओके, तो ये रेशियो आया। तो पूरा रेशियो अगर हम देखेंगे तो वो आया हमारा 9:3:3:1 का। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं फिर से, यस फ्रॉम दिस डायग्राम, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी पूरा वही डायग्राम है। आगे हम देखते हैं क्या हुआ इसमें, यस ये भी यहीं पे भी वही चीज़ दिखाई गई है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा जितनी बार आप बनाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट प्लीज़ इसको सही से पढ़िएगा। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा रेशियो आया 9:3:3:1 का, इसको याद रखिएगा। तो इसमें 9 सीड्स हमें किसके मिले, राउंड और येलो मिले, 3 जो मिले हमें राउंड और ग्रीन मिले, 3 जो मिले हमें रिंकल्ड येलो मिले, और 3 मिले हमें 1 मिला हमें रिंकल्ड ग्रीन। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, इसका टॉपिक है एक सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि कब एक जो गर्ल एक बॉर्न होगी, कब एक बॉय बॉर्न होगा। तो ह्यूमन बींग्स में 33 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके न्यूक्लियस के सेल के न्यूक्लियस में, जिसमें से 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, या तो X होगा या Y होगा मेल्स के अंदर। फीमेल्स में 2 X होते हैं, दोनों X प्रेजेंट होते हैं। ओके, मेल में एक X होता है और एक Y प्रेजेंट होता है।
आई होप ये आप पहले से ही जानते हैं। स्पर्म्स और एग जो होते हैं इनमें अपने सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम्स होता है और कुछ है वाई क्रोमोसोम्स, ओके। लेकिन एग्स में अगर हम देखें तो सब में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि फीमेल्स में एक्स एक्स प्रेजेंट होता है, मेल्स में एक्स और एक वाई प्रेजेंट होता है। तो अगर स्पर्म जो है अपना दोनों एक्स और वाई में से एक अगर एक्स दे रहा है और वो फ्यूज़ कर रहा है एग के साथ, तो एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो एक्स एक्स का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, एक गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे अगर हम देखें, अगर मेल अपना स्पर्म जो है जो अपना दे रहा है वाई क्रोमोसोम, तो वो वाई और एक एक्स एग का फॉर्म दोनों, क्योंकि एक्स तो फीमेल के पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम है एग के पास, तो अगर वो वाई और वो एक्स मिलेगा तो एक बॉय का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक गर्ल कभी भी डिटरमाइन नहीं करती। बहुत सी हाइपोथेटिकल सोसाइटीज़ में ऐसा माना जाता है दैट फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर ब्रिंगिंग द गर्ल चाइल्ड, बट इट इज़ नॉट ट्रू, ओके। और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा मेल है, ये फीमेल है। मेल में हमारा एक्स प्रेजेंट है और वाई प्रेजेंट है, इसमें दोनों एक्स प्रेजेंट है। तो मेल ने जब स्पर्म दिया तो इसके में एक एक्स होगा एक वाई होगा, इसके में तो दोनों में ही केसेस में एक्स प्रेजेंट है, ओके। तो जब इसका एक एक्स और एक इसका एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा, गर्ल चाइल्ड बनेगी, ओके। जब इसका मान लीजिए ये एक्स और इसका ये वाई और एक इसका एक्स फ्यूज करेगा तो ये मेल चाइल्ड बनेगा। इट इज़ ऑब्वियस, ओके। नाउ moving to next topic, वेरिएशन मे और मे नॉट हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। वेरिएशन हेल्प करते हैं, ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये हर बार आता है। ये 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं इस चैप्टर से जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ओके। तो कुछ वेरिएशंस या कुछ ऐसे चीज़ें जो हमारी बॉडी में आती हैं जो एक ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव रखने के लिए, मतलब जिंदा रखने के लिए हेल्प करती हैं, वो क्या क्या होती हैं। तो कुछ वेरिएशंस जो हेल्प करती हैं ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव रखने के लिए, जैसे कि बीटल्स, अगर हम देखें बीटल्स जो होते हैं इंसेक्ट्स, वो अगर वो ग्रीन बुशेस में रह रहे हैं तो उनका नंबर, उनका प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन क्रोज वहाँ पे उनको इजीली देख पाते हैं, रेड बीटल्स को, ओके। और उनको इजीली वहाँ पे खा लेते हैं। लेकिन जब रिप्रोडक्शन हुआ तो कुछ वेरिएशंस आ गए उनमें, ग्रीन बीटल्स आर प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ रेड बीटल। तो वहाँ पे वेरिएशन ये आया कि अब रेड बीटल्स की जगह वहाँ पे ग्रीन बीटल होने लगे, ताकि वो पत्तों में छुप जाएं और उनको जो है क्रोस इजीली पहचान ना पाएं और इजीली वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएं। तो ये चेंज कैसे आया, इन्वायरमेंट को देखते हुए बीटल्स के अंदर आया। तो जो ग्रीन बीटल्स हैं अब विजिबल नहीं हो पाएंगे क्रोस को, और वो उनको जल्दी से जल्दी नहीं खा पाएंगे। तो पॉपुलेशन क्या हो गई, रेड बीटल्स की वहाँ पे डिक्रीज हो गई और जो ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन थी वहाँ पे वो बढ़ गई। तो इस वजह से वेरिएशन ने हेल्प किया ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए। कुछ ऐसे भी वेरिएशंस थे जिन्होंने हेल्प नहीं किया, तो वो क्या थे, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, कलर वेरिएशन आता है रेड और बीटल्स में और कुछ ब्लू बीटल्स में, जो कि इंस्टेड ऑफ रेड बीटल्स, मतलब ब्लू बीटल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं रेड बीटल्स की जगह पे। तो बोथ रेड और ब्लू बीटल्स ये जो थे वो विजिबल थे क्रोस को, तो वो इजीली उनको खा सकते थे और उनकी पॉपुलेशन फिर दोनों की, रेड और ब्लू बीटल्स की, धीरे धीरे खत्म हो गई। और इस वजह से यहाँ पे वेरिएशन ने कोई भी हेल्प नहीं की। मतलब वेरिएशन तो आई, मतलब रेड की जगह ब्लू बीटल तो बन गए, बट वो ब्लू बीटल भी हमारे किसी काम के नहीं थे, उनको भी क्रोज तो थे, वो ऊपर से देख पाते थे और इजीली उनको अपना खाना बना के ले लेते थे। तो वो भी, उनकी भी जो जनरेशन थी वो थोड़े टाइम बाद खत्म हो गई, डिक्रीज हो गई, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स की, ओके। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक्वायर्ड ट्रेड्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास नहीं होते हैं। तो इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स इंक्रीज एंड द प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय डिजीज़, तो अगर पॉपुलेशन जो है बीटल की वो बढ़ गई और जो प्लांट्स हैं वो किसी डिजीज़ से इफेक्ट हो जाए, तो जो फूड अवेलेबल रह जाएगा बीटल्स के लिए वो कम होगा, क्योंकि प्लांट्स तो ऑलरेडी इफेक्टेड है, लेकिन उनका बॉडी वेट जो है बीटल का वो भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन कुछ साल बाद जो अवेलेबिलिटी है फूड की वो बढ़ जाएगी, तो बॉडी वेट जो है बीटल का वो भी बढ़ जाएगा। तो ये कैसा ट्रेट हो गया, एक एक्वायर ट्रेट हो गया जो उनको पहले से मिल रखा है, कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सॉरी, ये जो है एक्वायर ट्रेट हो गया जो कि उनको एक पर्टिकुलर जनरेशन में उन्होंने खुद गेन किया है, ये उनके अंदर जेनेटिक नहीं है, ना कि उन्हें अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, ओके। इनहेरिटेड नहीं है ये, ना उनके पेरेंट्स से नहीं आ रहा, ये उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया है, लिया है, ओके। तो ये जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता जेनेटिक कंपोजिशन में, okay. I hope this topic is clear, so we will keep it till here only today, or I think this is enough for the day. So till then keep learning. If you like my video please like, subscribe and share. और ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसका। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, यू ऑल कैन कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन
एंड सेकेंड थिंग इज़ आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग इसमें यही इतना ही आ रहा है यहाँ पे. अगर आप लोगों को इसके बारे में और जानना, यू ऑल कैन कमेंट, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस. Till then, keep learning. After this, we will discuss some NCERT questions. Okay, so take care. Bye bye.